हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुबोध राज एंड वेलकम टू रिवीजन गुरु। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में स्टेट संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड मैंने करवाया था। आज मैं दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ। उसमें आपको 12th क्लास के एनसीईआरटी और एससीईआरटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं जो कि स्टेट 2023 में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं। और इसका पहला यूनिट मैं पहले वीडियो में करवाया था। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे थे तो वो पहले वाले वीडियो में जाकर महत्वपूर्ण एमसीक्यू को ज़रूर देख लें। नेक्स्ट वीडियो में अगला वीडियो में हम लोग देखते हैं यूनिट 2। इस वीडियो में आपको पढ़ना है मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। इसमें देखते हैं हम पहला सवाल, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44 अभिलेख। अभी तक अशोक के कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो 44 अभिलेख। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अगला सवाल है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? पूछ रहा है कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन। कहाँ प्रचार नहीं हुआ था? तो ब्रिटेन में प्रचार नहीं हुआ था। आगे, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ पाई थी? जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ पाई थी? तो वैशाली में पाई थी। कहाँ पाई थी? वैशाली में पाई थी। अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक जो था वो कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही जवाब जो है आपका राजगृह का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? राजगृह का रहने वाला था। जीवक जो है वो कहाँ का रहने वाला था? राजगृह का रहने वाला था। एक मिनट, सॉरी, जीवक ने वैद्य की शिक्षा जो थी वो आपका तक्षशिला से प्राप्त की थी। कहाँ से प्राप्त की थी? तक्षशिला से प्राप्त की थी। आगे देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल में है आपका कि जीवक की ख्याति किस रूप में थी? जीवक का ख्याति जो थी वो किस रूप में थी? तो वैद्य के रूप में थी। किस रूप में थी? वैद्य के रूप में थी। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अगला सवाल है आपका कि अंगराज जो है आपका बिहार के किस जिले में अवस्थित था? अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? तो वो था आपका भागलपुर में। किस जिले में था? भागलपुर में था। नेक्स्ट अगला सवाल जो आपका है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो बिंबिसार का संबंध जो है आपका किस वंश से है? हर्यक वंश से है। किस वंश से है? हर्यक वंश से है। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो 8वां नंबर सवाल जो आपका है, 8वां नंबर सवाल जो है, जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध का संबंध जो था वो किस वंश से था? तो इसका सही जवाब है बृहद्रथ वंश। किस वंश से था? तो बृहद्रथ वंश से था। आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल, तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तक्षशिला जो है वो किस राज्य में स्थित था? तो गांधार राज्य में। किस राज्य में स्थित था? गांधार राज्य में। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, सेलुलस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? सेलुलस ने अपनी पुत्री का विवाह जो था वो किस राजा से किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल देखते हैं, धर्मवीर का उद्देश्य जो है, धर्मवीर का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है?
धर्मवीर का उल्लेख जो है अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में। किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में है। कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास जो थे वो किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय का। 13 नंबर सवाल देखते हैं। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत जो है वो किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो किस शासक ने की थी? अशोक ने। किस शासक ने की थी? अशोक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका है 14 नंबर सवाल। राजतरंगिणी किसने लिखा था? राजतरंगिणी किसने लिखा था? तो इन्होंने कल्हण ने लिखा था। किसने लिखा था? कल्हण ने लिखा था। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 थी। कितनी थी? 16 थी। आंसर बी हो जाएगा। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी। किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो 323 ईस्वी से लेके 298 ईस्वी पूर्व तक। आंसर डी हो जाएगा। 323 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व तक। अगला नंबर सवाल 18 नंबर सवाल जो आपका है, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर का सवाल। 19 नंबर में चलते हैं। तो 19 नंबर में देखिए, 19 नंबर में क्या है? 19 नंबर में आपका है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो था वो किस वंश का शासक था? अशोक जो आपका था वो किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो था वो कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर बी। पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, उदयीन। कौन थे? उदयीन थे। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल जो है, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना जो है वो किससे की जाती है? नेपोलियन से की जाती है। किससे की जाती है? नेपोलियन से की जाती है। अगला सवाल है 23 नंबर। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है वो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो वो आपका है गुप्त काल। कौन सा काल है? गुप्त काल। वो कौन सा काल है? गुप्त काल। अगला सवाल है 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल जो आपका है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या जो है वो कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 है। वेदों की संख्या 4 है। और अगर पूछा जाए कि वेदांग की संख्या कितनी है, तो वेदांग की संख्या जो है आपका कितनी है? 6 है। वेदांग की संख्या अगर पूछी जाए तो वेदांग की संख्या आपका कितनी है? वेदांग 6 है। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। और अगर वेदों की संख्या पूछी जाए तो वेद 4 हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। क्षेमेद्र की रचना कौन सी है? क्षेमेद्र की रचना जो है वो कौन सी है? तो बृहत तथा मंजरी। कौन सी है? बृहत तथा मंजरी।
नेक्स्ट सवाल आपका, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका जो है वो किसकी रचना है? मेगास्थनीज की रचना है। किसकी रचना है? मेगास्थनीज की रचना है। अगला सवाल 27 नंबर सवाल जो है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता था। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र के नाम से भी जाना जाता था। 27 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल जो है आपका, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान क्या कहते थे? गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो इसको हम लोग महापिलुपति कहते थे। क्या कहते थे? महापिलुपति कहते थे। आंसर सी हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल जो आपका है, निम्न में से महिला संत थी। निम्न में से महिला संत थी। तो निम्न में से महिला संत कौन थी? तो मीरा भी महिला संत थी, अंडाल भी महिला संत थी, कराइकल भी महिला संत थी। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें सभी, क्योंकि ये तीनों जो थी वो महिला संत थी। अब हम लोग देखते हैं 30 नंबर सवाल, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो श्रवणबेलगोला में हुई थी। कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में हुई थी। 30 का आंसर हो जाएगा सी। 31 नंबर सवाल जो आपका है, 31 नंबर सवाल जो है वो है, देखिए 31 नंबर सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो किस धर्म को मानने वाला था? तो जैन धर्म को मानने वाला था। किस धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म को मानने वाला था। आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो आपका है, अगला सवाल है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा तो था वो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। नेक्स्ट, मौर्य कालीन टकसाल जो था वो मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो पन्याध्यक्ष को हम लोग टकसाल का प्रधान के नाम से जानते थे। पन्याध्यक्ष, यानी कि आंसर हो जाएगा क्या? सी। 34 नंबर सवाल देखते हैं। 34 नंबर सवाल जो है वो है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? पाटलिपुत्रा थी। आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 35 नंबर। 35 नंबर सवाल है कि मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? मौर्यकालीन कलिंग राज्य जो था वो कहाँ स्थित था? तो ये आपका उड़ीसा में स्थित था। कहाँ स्थित था? उड़ीसा में स्थित था। 36 नंबर सवाल जो है आपका, कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो 36 का बी हो जाएगा। 36 का बी हो जाएगा। राजकीय कर संग्रह अधिकारी होते थे वहाँ के समाहर्ता। 37 नंबर सवाल जो है, मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या थे? मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या थे? तो ये भूमिदान। क्या थे? भूमिदान। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? 38 नंबर में बोल रहा है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो ये है आपका बौद्ध धर्म। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 39 नंबर। 39 नंबर में है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंहलद्वीप और श्रीलंका। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 39 का आंसर हो जाएगा डी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 40 नंबर सवाल जो है आपका, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थन बन गया? इसका आंसर हो जाएगा ए, उपगुप्त। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन थी?
भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन थी? तो ब्रह्मी लिपि थी। कौन सी प्राचीनतम लिपि है? तो ब्रह्मी लिपि है। 43 नंबर सवाल देखिए, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो समुद्रगुप्त से है। किससे है? समुद्रगुप्त से है। नेक्स्ट अगला सवाल है कि आपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? यानी कि स्वयं अपना खर्च करके सुदर्शन झील को किसने मरम्मत करवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदमन। आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य हैं। अगला सवाल है, तनिष्क का राजारोहण कब हुआ था? 46 नंबर सवाल जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, 78 ईस्वी। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। अगला सवाल है, मालविकाग्निमित्र किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। अगला सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख जो है वो किस लिपि में है? तो ये ब्रह्मी लिपि में है। किस लिपि में है? ब्रह्मी लिपि में है। अगला सवाल है, जैविक वैद्य किस वंश के काल में थे? जीवक वैद्य जो थे वो किस वंश के काल में थे? तो ये हर्यक वंश के काल में थे। किस वंश के काल में थे? हर्यक वंश के काल में थे। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? तो ये विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। 51 नंबर है, किस शिलालेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? 51 नंबर है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एरन अभिलेख। अगला सवाल है, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासनकाल का वर्णन है? 52 नंबर जो है कि बाणभट्ट में की रचना कादम्बरी में किस शासनकाल का वर्णन है? तो हर्षवर्धन का वर्णन है। किसका वर्णन है? हर्षवर्धन का वर्णन है। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 53 नंबर सवाल है कि गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? गुप्त संवत जो था वो कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरू किया गया था 319 से लेके 20 ईस्वी तक। 319 से लेके 20 ईस्वी तक। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विष्णु शर्मा ने की थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त वन थे। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? अर्थशास्त्र में जो है वो कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना जो है वो कब हुई थी? 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ था। आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? तो ए ह्वेनसांग थे। कौन थे? ह्वेनसांग थे। अगला सवाल है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? तो ये कौन थे? समुद्रगुप्त थे। अगला सवाल है 60 नंबर, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। तो किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है, राजगृह की नगर वधू का नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्या नाम था? सालवती नाम था। अगला सवाल है, किसने लिखा है वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? 62 नंबर सवाल, इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। 63 नंबर,
कलिंग मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो तोसाली में थी। कहाँ थी? तोसाली में थी। अब हम लोग चलते हैं, आते हैं आपका 64 नंबर सवाल पे। 64 नंबर सवाल जो है, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आर्यभट्ट जो था वो कहाँ का वासी था? तो पटना का वासी था। 65 नंबर सवाल में है कि द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता था? 65 नंबर सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहयुगीन नगर। कौन नगर? लोहयुगीन नगर, सी आंसर। अगले सवाल की तरफ आते हैं। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? 66 का 66 का सी हो जाएगा, बोगजा कोई अभिलेख। कौन सा अभिलेख हो जाएगा? बोगजा कोई अभिलेख। अगला है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो इसका आंसर हो गया सेल्यूकस। किसके राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो सेल्यूकस। 68 नंबर सवाल जो है, 68 नंबर सवाल है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो 13वें अभिलेख में किया गया है। आंसर डी हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त। आंसर बी हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। 70 नंबर में बोल रहा है कि मगध का प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्राचीनतम राजधानी जो थी वो राजगृह थी। कहाँ थी? राजगृह थी। मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो मगध का प्राचीनतम राजवंश जो था वो हर्यक वंश था। अगले सवाल, पाटलिपुत्रा को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन। किसने अपनी राजधानी बनाई थी? तो उदयन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किसके संगम पर किया? किसके संगम पर किया? तो इन सभी के संगम पर, गंगा, सोन, पुनपुन, इस सारे नगरों के संगम पे पटना का पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। अगला सवाल है, अगला सवाल है 74 नंबर। 74 नंबर सवाल है, रथमूसल नामक आक्रमण यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले बार किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मगध में। कहाँ में किया गया था? मगध में। अगला सवाल है, ताम्रलिप्त बंदरगाह अवस्थित था। ताम्रलिप्त बंदरगाह अवस्थित था कहाँ में? बंगाल में। अगला सवाल है, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? तो तक्षशिला में अध्ययन किया था। कहाँ में अध्ययन किया था? तक्षशिला में अध्ययन किया था। 77 नंबर सवाल है, प्राचीन भारत में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो मगध में स्थित है। कहाँ स्थित है? मगध में स्थित है। शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? शक संवत की शुरुआत जो है वो 78 ईस्वी से मानी जाती है। और ये सवाल यूनिट 2 का सब लास्ट सवाल है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कलिंग की लड़ाई जो है वो कब लड़ी गई थी? तो 261 ईस्वी में। ये थे आपके यूनिट 2 के 12th क्लास का NCERT और SCERT के महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आगे आने वाले स्टेट के एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।